लास्ट वीडियो में हम लोग मनी चेंजिंग वाला सर्विस कंप्लीट कर लिए थे फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे और वो है एयर ट्रैवल एजेंट वाला, ठीक है। अलग स्पेसिफाइड सप्लाई क्या था? एयर ट्रैवल एजेंट वाला, जो कि एयर का टिकट काटता है, ठीक है। देखो, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट फॉर एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। देखो फ्रेंड्स, एयर ट्रैवल एजेंट का ना दो इनकम होता है। एक तो उसको जो कंपनी का वो एयर इंडिया का सपोज काट रहा है तो एयर इंडिया उसको कमीशन देगा, प्लस क्या करता है वो हमसे कुछ सर्विस चार्जेस ले लेता है, ठीक है। तो उसके दो इनकम हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक फेयर का हम कितना परसेंट लेंगे, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ना परसेंटेज बेसिस पे जाता है ऑन बेसिक फेयर, ठीक है। उसमें कमीशन वगैरह कुछ चार्जेस इंक्लूड नहीं होगा। ओनली जो एयर टिकट का जो बेसिक फेयर होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज हम लेंगे एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है। देखो, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट इज 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल। अगर इंडिया के अंदर ही टिकट काटा जा रहा है, डोमेस्टिक ट्रैवल का टिकट काटा जा रहा है, तो कितना परसेंट लेंगे? 5% लेंगे। किसका लेंगे? बेसिक फेयर का लेंगे, ठीक है। एंड इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल 10%, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल के केस में 10% लेंगे। देखो, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल 10% ऑफ बेसिक फेयर, ठीक है। बेसिक फेयर क्या होता है? अभी बोलोगे मैम बेसिक फेयर क्या होता है? बेसिक फेयर क्या होता है? एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड। एयर फेयर जो बेसिक होता है उसके ऊपर नॉर्मली जो कमीशन दिया जाता है, सपोज 10,000 का टिकट है तो 10,000 के ऊपर कमीशन दिया जाता है, दैट 10,000 इज द बेसिक फेयर, ठीक है। टू द एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइन। एयरलाइन जिस अमाउंट के ऊपर एयर ट्रैवल एजेंट को कमीशन देता है उसको हम बोलेंगे बेसिक फेयर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, एयर ट्रैवल एजेंट में कुछ नहीं है। अगर डोमेस्टिक फेयर है ना, अगर डोमेस्टिक ट्रैवल का टिकट काटा है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड अगर इंटरनेशनल टिकट है तो फिर 10% ऑफ बेसिक फेयर ले लो, ठीक है। उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बहुत सिंपल है, बट बेसिक फेयर है ना, दैट इज द क्रक्स। मिस्टर यू इज एन एयर ट्रैवल एजेंट। वो मिस्टर यू एक एयर ट्रैवल एजेंट है, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मेड बाय हिम ड्यूरिंग ए मंथ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम। देखो, डोमेस्टिक बुकिंग उसने कितने किए हैं? 1,09,000 रुपया का, ठीक है। अदर चार्जेस एंड फी उसने लिया है 9,510 का, टैक्सेस इतना लिया है, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ टिकट हो गया 1,15,400। तो मैंने जो टिकट काटा है उसके लिए मैंने टोटल दिया है 1,15,400, लेकिन उसमें से जो अदर चार्जेस है, टैक्सेस है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक फेयर क्या बचा? 1,09,000, ठीक है। इस 1,09,000 का डोमेस्टिक बुकिंग है फ्रेंड्स, तो कितना लेंगे? 5%, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। फिर बोला इंटरनेशनल बुकिंग है 316,880 का, जो कि बेसिक फेयर है। उसमें चार्जेस है 29,30 का, टैक्सेस है 15,670 का, टोटल अमाउंट आ रहा है टिकट का 353,480। उसने 353,480 का टिकट टोटल कलेक्शन किया है काट के, लेकिन उसको कमीशन किस पे मिलेगा? बेसिक फेयर पे मिलेगा 316,880। तो बेसिक फेयर कितना है? 316,880। इसके ऊपर हम लोग 10% लेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल बुकिंग है। तो 1,09,000 का 5% प्लस 3,16,880 का 10%, इसको मिला के जितना होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसमें 18% लगता है जीएसटी, ठीक है, जब जोन सा रेट होगा। देखो, बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई 5% ले लिया। बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना ले लिया? 10%, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 36,733, ठीक है। क्लियर है एयर ट्रैवल एजेंट वाला फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। देखो, एक्चुअली ना फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस का जो वैल्यू होता है ना, वो सर्विस मतलब डिफर करता है नेचर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, ठीक है। एक तो क्या होता है ना, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ओनली रिस्क कवर करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो जीएसटी में हम जो वैल्यू निकालते हैं ना, वो जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट वाला वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। ओनली जो अमाउंट रिस्क कवर होता है ना, उसी को वो कंसीडर करता है।
ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे ना, जो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसको हम हमेशा टोटल से माइनस कर देंगे। सपोज 1 लाख का वैल्यू है, उसमें इन्वेस्टमेंट है 60 एंड रिस्क कवर कर रहा है 40,000, तो 40,000 को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। यही उसका बेसिक्स है, ठीक है। इंश्योरेंस में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट द थिंग इज कि जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसको जीएसटी में कंसिडर नहीं किया जाता है सप्लाई पर्पज के लिए, ठीक है। ओनली जो रिस्क पार्ट कवर करता है ना, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं मेनली, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्टोरी, पढ़ लो, बट द थिंग इज दैट कि जितना प्रीमियम अमाउंट है वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है। देखो, पॉलिसी विथ डुअल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है, रिस्क भी कवर है एंड इन्वेस्टमेंट भी कवर्ड है, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, मतलब जितना मैंने टोटल प्रीमियम दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क के लिए मैंने सपोज 1 लाख रुपया प्रीमियम दिया, ठीक है, 1 लाख दिया, लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सपोज उसमें से 60,000 इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैंने 60,000 माइनस कर दिया, बचा कितना 40,000। इफ सच एलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, हाँ, लेकिन प्रीमियम कलेक्ट करते टाइम में पॉलिसी होल्डर को बता दो कि इतना इन्वेस्टमेंट कवर्ड है एंड इतना आपका रिस्क कवर्ड है, ठीक है। वरना वो तो यही सोचेगा ना कि रिस्क कवर्ड है, ठीक है, और रिस्क में टोटल पे लगेगा, तो आपको पहले बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, जब वो प्रीमियम दे रहा है आप उसको बता दो कि इतना इन्वेस्टमेंट कवर्ड है एंड इतना रिस्क कवर्ड है, ठीक है। अभी ओनली रिस्क वाला अमाउंट को हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रीमियम जितना चार्ज किया उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट माइनस कर दो, अगर पॉलिसी डुअल बेनिफिट कवर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क, ठीक है। फिर बोला सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, ठीक है। सिंगल प्रीमियम, अभी क्या होता है, कुछ एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, एक ही बार प्रीमियम देना है, ठीक है, बार बार 2-3 इंस्टॉलमेंट में, 2-3 साल में, हर साल नहीं देना, एक ही बार देना है। उस केस पे क्या करेंगे, 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर फिर एलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया ही नहीं है तो क्या हुआ, मतलब सब रिस्क हो गया, ठीक है। एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे, उसका 10% ले लेंगे, ठीक है। थर्ड देखिए, अदर केसेस। अदर केसेस में क्या होगा, 25% of the premium charged from the policy holder in the first year and 12.5% of the premium charged for the subsequent years, ठीक है। अगर बहुत सारे, ये तो क्या सिंगल टाइम दिया, सिंगल टाइम दिया तो ये तो क्या दिया, सिंगल टाइम दिया, सिंगल टाइम दिया तो 10% ले लिया, ठीक है। अगर सिंगल टाइम नहीं है और 2-3 इंस्टॉलमेंट 2-3 साल 4-5 साल में दे रहे हो, तो पहला साल क्या करो 25% ले लो टोटल प्रीमियम का, एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या करो 12.5%, उसका आधा लो, 12.5% ले लो, ठीक है। फिर देखो पॉलिसी विथ ओनली रिस्क कवर, ठीक है। अगर सिर्फ रिस्क कवर कर रहा है देन एंटायर प्रीमियम चार्ज फॉर द पॉलिसी होल्डर, ऑब्वियस सा बात है, मैंने कहा ना कि ओनली जो रिस्क वाला पार्ट है वही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है जीएसटी के लिए, ठीक है। तो अगर ओनली रिस्क कवर कर रहा है तो ओनली प्रीमियम जो है वो टोटल रिस्क के लिए है, तो सारा प्रीमियम हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क कवर कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट पार्ट को माइनस कर दो, ठीक है। और अगर इन्वेस्टर को, मतलब जो इन्वेस्टर है उसको आप पहले से इंटीमेशन नहीं दिए हो, अगर सिंगल वन टाइम है तो आप 10% ले लो, अगर मल्टीपल टाइम्स है तो फर्स्ट बार में 25% ले लो एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसका आधा हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा प्रीमियम का आपका टैक्सेबल वैल्यू। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आप लोग एग्जाम्पल देखिए, Arihant Life Insurance Company Limited has charged gross premium of rupees 180 lakhs from the policyholder with respect to life insurance policies in year 2017-18, ठीक है। Out of which 100 lakhs have been allocated for investment on behalf of the policy holder. इन्वेस्ट और टोटल कितना प्रीमियम लिया 180 lakhs, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना है 100, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पोर्शन हम माइनस कर देंगे, आपका रिस्क कितना कवर किया 80 lakhs, तो 80 lakhs हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंटीमेटेड बाय जो ALICL है, ALICL टू पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट तभी माइनस करोगे जब उसको इंटीमेशन दिया जाए। अगर इंटीमेशन दिया जाएगा तो क्या होगा, माइनस कर देंगे 180 में से 80 हो जाएगा वैल्यू 80। आंसर देखो पहला वाला, देखो अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा 80 lakhs, ठीक है। सेकंड में क्या बोला,
if the amount allocated for investment has not been intimated by ALICL to policy holder at the time of providing services। ठीक है, अगर आपको इंटीमेशन नहीं दिया गया है तब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम 25% ले लेंगे। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है 180 लाख से, अगर आपको इंटीमेशन नहीं दिया गया है तो क्या करोगे, 25% ले लेंगे। तो 180 लाख का 25% क्या होगा, 45 लाख। ठीक है, फिर क्या बोला, इफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज बाय ALICL फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर, अगर रिस्क कवर है तो फिर 100% लेंगे, 180 लाख विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ग्रॉस प्रीमियम रिसीव्ड इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर होने से 180 लाख हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को अच्छे से इंश्योरेंस वाला चीज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर दोनों कवर्ड है एंड आपको इंटीमेशन कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, तो जितना प्रीमियम चार्ज की हो माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर दोगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, लेकिन क्या बोला, अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो क्या करेंगे, 25% ले लेंगे प्रीमियम चार्ज। पहला साल में वो कितना कलेक्शन किया था, 180 कलेक्शन किया था, उसका 25% ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर वो सिंगल प्रीमियम होता, अगर 180 ही होता तो क्या करते, 10% ले लेते। ठीक है, और अगर ओनली रिस्क कवर करता तो क्या लेंगे, एंटायर प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को एयर ट्रैवल एजेंट एंड इंश्योरेंस वाला चीज समझ में आया, क्लियर है। तो हम लोग का 3 सर्विस कंप्लीट हो चुका है, बाकी 2 है आपका सेकेंड हैंड गुड्स वाला एंड आपका वाउचर रिडेम्पशन वाला। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।